किस प्रकार से हमारी हस्त रेखाएं, हमारी हाथ की रेखाएं के बारे में लाल किताब में लिखा गया है। और ये बिल्कुल शुरुआत से हमारा कोर्स चल रहा है। इसमें पामिस्ट्री, वास्तु और ज्योतिष तीनों चीजों का मिक्सअप है। आज लाल किताब के फरमान आपके बारे में क्या बताते हैं, मैं स्क्रीन पर लेकर के आ रहा हूं आप लोगों को। कल इसमें हमने बताया था राइट हैंड और लेफ्ट हैंड का कंसेप्ट। फरमान नंबर 4 क्या कहता है? आलिम को इल्म में शक क्या है? जन्म वक्त समा करे नर क्या करे, समा बड़ा बलवान। ये जो समा शब्द है इसका मतलब समय है, टाइम है। असर ग्रह सब ही पर होगा, परिंदा पशु इंसान। जो परिंद लिखा हुआ है उसका मतलब परिंदा है, और परिंदे में यहाँ पर मतलब है पक्षी से मतलब है। चाहे पक्षी हो, चाहे पशु हो, चाहे इंसान हो, ग्रह सब पर ही काम करेंगे। लाल किताब क्या कह रही है कि नर क्या करे? इंसान कुछ नहीं कर सकता, इंसान के हाथों में कुछ भी नहीं है। जो भी ताकत है, जो भी शक्ति है, वो समय के ही समय के पास है। समय सबसे बड़ा बलवान बताया गया है, और ग्रह सब पर ही असर करेगा इस संसार में। चाहे वो पक्षी हो, चाहे पशु हो, चाहे वो इंसान हो। ये फरमान नंबर 4 था। ये मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूं ताकि आपको और कंटिन्यूअस तरीके से हम लोग कर सके। राशियों के बारे में, हाथ की उंगलियों के बारे में बता रहा है। कल भी मैंने आप लोगों को बताया था, ये जो हमारी 4 उंगलियां हैं, इन 4 उंगलियों में आप देखेंगे प्रत्येक उंगली को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। इसी पार्ट को, जहां पर ये फ्लैंज पे एक ये निशान लगा हुआ है आपके सामने, उसे लाल किताब ने गांठ कहा है। गांठ वो इसे भी कहता है, बैक साइड में गांठ होती है, इसे भी गांठ कहा जाता है। आप अगर उंगली को पीछे घुमाएंगे तो पामिस्ट्री में भी उंगली के पीछे जोड़ को गांठ कहा गया है। और जिन लोगों की गांठें उंगलियों के बहुत ज्यादा दिखाई देती है, उसको ज्योतिष में अच्छा नहीं माना जाता। ये मैं आपको क्लियर कर दूं। जिन गांठें उंगलियों में कम दिखाई देनी चाहिए, बहुत मोटी मोटी गांठें नहीं होनी चाहिए, ये गरीब व्यक्ति की निशानी है, गरीबी की निशानी है। यानी कि कहने का मतलब ये है, मैं अब आपको ऐसे बता रहा हूँ। आप अगर मजदूर, मेहनत का स्ट्रगल फुल आदमी की अगर हाथ देखेंगे और पीछे से हाथ जैसे कहेंगे पीछे करके देखिए, तो उनके जो गांठ बंधी होती है ना, ये मोटी मोटी गांठ होंगी, और उनकी उंगलियों में गैप होगा। अगर आप ऐसा करेंगे, बिल्कुल सामने हाथ करें, ये मैं आपको इतना बढ़िया एग्जाम्पल बता रहा हूँ। कोई आदमी कहता है मेरे पास पैसा नहीं रुकता, मेरे पास पैसा नहीं आता, गरीबी के दिन काटता है। और अगर उसके हालात ऐसे हैं कि बस वो अपना पेट भर रहा है, भविष्य का कोई नहीं पता, तो ध्यान से रखना। अगर आप ऐसे अपने सामने रखेंगे और इन उंगलियों के बीच में नीचे से आपको छेद मिलेगा, छेद का मतलब होता है आर पार चीज दिखाई देगी। वो रोक, अगर उसमें पानी डाल दोगे तो पानी रुकेगा नहीं बिल्कुल भी इन किनारों पर। ये लक्ष्मी दोष कहा गया है, इसे लक्ष्मी दोष कहा गया है। ऐसा व्यक्ति के घर में धन नहीं आता, बहुत ही मुश्किल से कमा पाता है, और थोड़ा बहुत इकट्ठा हो जाए तो वो निकल जाता है। लक्ष्मी दोष जीवन में किसी प्रकार के ऐशो आराम का सुख नहीं बरत पाता। अगर थोड़ी बहुत खुशी आ जाती है तो झगड़ा पीछे पीछे आता है। इसीलिए ज्योतिष में ये जो बैक साइड में हमारी उंगलियां होती है, जब आप मोड़ेंगे, ये जो पॉइंट हैं, जो हमारे जोड़ हैं, इन्हें ही गांठ कहा गया है, इन्हें ही गांठ कहा गया है बैक साइड में। तो ये बहुत मोटी नहीं होनी चाहिए। आग ये एक
प्रपोर्शन में होनी चाहिए, एक एग्जैक्ट रेशो में होनी चाहिए और बहुत टफ नहीं होनी चाहिए। पीछे से कई लोगों की बड़ी बड़ी हो जाती हैं और यहाँ इन दोनों उंगलियों के बीच में छेद हो जाता है। पर अगर केवल इन दो उंगलियों के बीच में छेद है, ध्यान से समझना, अगर केवल ये दो उंगलियां इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर के बीच में अगर आप जोड़ते हो छेद दिखाई देता है, ऐसे आप आंख करके देखते हो आर पार रोशनी दिखाई देती है, तो इंडिपेंडेंट नेचर है, ये कोई ज्यादा खतरे वाली बात नहीं है। परंतु बाकी उंगलियों में छेद नहीं दिखाई दे, केवल दो उंगलियों के बीच में छेद हो, तो फिर वो लक्ष्मी दोष पूर्णता नहीं होता है, पर वो इंडिपेंडेंट नेचर का व्यक्ति होता है, मूडी किस्म का व्यक्ति होता है। अगर सब उंगलियों में दो आ जाए, छेद आ जाए, तो फिर पैसे के मामले में, धन के मामले में उनको दिक्कतों का सामना भी करना पड़ता है। अब लाल किताब क्या समझा रही है सर हमें? ये एक बार गांठ का दोबारा बोलना। का मैं बोल चुका हूँ, सिंपल है कि ये जो हमारी गांठें हैं, ये गांठें पीछे की तरफ, आपको गांठें समझ में आ गई। अगर हाथ ऐसे करते हैं तो ये पोर्शन बिल्कुल नीचे की तरफ से, अगर हम इधर से देखते हैं, अगर इनमें से रोशनी आर पार दिखाई देती है या छेद दिखाई देता है, अगर वो प्रत्येक उंगली के बीच में होगा तो वो गरीबी की निशानी है, लक्ष्मी दोष है। और अगर वो नहीं है, चिपका रहता है, तो ऐसा व्यक्ति पैसा बहुत सोच समझ करके खर्चा करता है, वो हर स्टेप के ऊपर कैलकुलेशन करके चलता है। अगर केवल दोनों उंगलियों के बीच में है तो केवल इंडिपेंडेंट नेचर है, अपना मूडी बिहेवियर है, पर पैसा वो बचा लेता है। तो इस चीज को हमें समझना होगा। अब गांठ के बारे में अब हम आगे से देखते हैं। मैं एक फर्स्ट उंगली कर रहा हूं। अगर फर्स्ट ये टॉप से देखिए, इंडेक्स फिंगर का टॉप और उसके नीचे पहला कट, जहाँ पे पीछे की साइड गांठ बंधी हुई थी, उसी के इधर ये जो लाइन लगी हुई है, इसको कह रहा हूं मैं। आपको थोड़ा बना के वो थोड़ा समझ आ जाए। बहुत आसान आसान टिप्स बता रहा हूं आप लोगों को, बहुत इजीली आप चीजों को समझ पाएंगे। अगर आप किसी मजदूर की कुंडली देखेंगे तो कंफ्यूज बहुत हो सकते हैं। ये जैसे उंगली होती है, उंगली के तीन पोर्शन हैं, एक, दो, तीन। ये ऐसे पोरे बने होते हैं, ऐसे ऐसे आपने देखा होगा। ये हर उंगली में तीन पार्ट्स होते हैं, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट। हर पार्ट एक राशि को दिखाता है, हर पार्ट एक राशि को दिखाता है, हर पार्ट एक राशि को दिखाता है। इस प्रकार से चार उंगलियों में 12 राशियां होती हैं। ये चार उंगलियां, एक उंगली में तीन राशियां, एक उंगली में तीन राशियां हैं, तो इस प्रकार से चार उंगलियां हो गई तो 12 राशियां हैं। और हर राशि यानी हर ओरे का साइज इक्वल टू 2 आवर्स, 24 घंटे का, दिन और रात। 12 राशियां, टोटल 24 घंटे एक दिन के। इस तरह से लाल किताब ने अपना डिसाइड किया हुआ है। हमारे हाथ में 12 राशियां हैं, तो लाल किताब खुद ही लिखेगी आगे चल करके कि किस उंगली में कौन सी राशि और राशियों की कैलकुलेशंस किस प्रकार से है। चले देखते हैं क्या लिखता है। हाथ की उंगलियों की हर एक गांठ 24 घंटे के दिन और रात को 12 हिस्सों में तकसीम करने पर हर एक टुकड़ा, वो हर एक टुकड़ा ठीक पूरे 2 घंटे का ना होगा, मगर 12 टुकड़ों में से हर एक टुकड़ा राशि कहलाता है। ये कहता है एग्जैक्टली वो 2 घंटे का तो नहीं होगा, कुछ कोई टुकड़ा 2 घंटे से थोड़ा कम होगा, कोई 2 घंटे से थोड़ा ज्यादा होगा, फिर भी इनको 12 टुकड़े मान लिए गए हैं।
और ये 12 राशियां कहलाते हैं। अब ये क्या कह रहा है, पहली उंगली समझ लीजिए। 12 राशियों में इंडेक्स फिंगर सबसे पहले उठानी है। सबसे पहले इंडेक्स फिंगर उठाएंगे, उसमें फर्स्ट फ्लैंज के ऊपर मेष राशि, दूसरी में वृष, तीसरी में मिथुन। मैं बना करके दिखाता हूं आप लोगों को। ये जैसे इंडेक्स फिंगर मान लो, इसे मेष राशि, पहला फ्लैंज मेष, दूसरा वृष, तीसरा मिथुन। ये इंडेक्स फिंगर है। इस तरीके से राशियां लिखनी है। जहां मैंने नंबर 1 लिखा है, ये टॉप से लेकर के फर्स्ट फ्लैंज तक मेष राशि। हेलो, हाँ हाँ, ये गुरुजी, ये मेष राइट हैंड राशि। की बात करेंगे हम लोग। कोई सा भी हाथ ले लो, कोई दिक्कत। अच्छा, दोनों के लिए कॉमन हो। हर ठीक एक में कॉमन नहीं है। ठीक। तो आगे से कोई भी पूछे या समझ आना के लिए पहली उंगली पकड़ लेना। पहली का जो टॉप है वहां से मेष राशि शुरू होगी। इंडेक्स फिंगर का जो टॉप है वहां से मेष राशि शुरू होगी। दूसरा वृष है, तीसरा मिथुन है। ये राशियों को तो आप लोग जानते ही हैं। पहले नंबर की राशि मेष राशि, दूसरे नंबर की राशि वृष राशि, तीसरे नंबर की राशि मिथुन राशि। अब कर्क के लिए ये सेकंड छोड़ देना है, मतलब दूसरी उंगली नहीं पकड़नी है, बस गलती यही होती याद करने में। तो मिडिल फिंगर नहीं पकड़नी, बस ये उसके लिए ऐसे दबा लो, पहली उंगली दबा लो, क्योंकि मिथुन तक हमने गिन लिया। सेकंड साथ में दबा लो, बस सेकंड दबा ली। अब ये जो रिंग फिंगर बची है, इसके टॉप से शुरू हो जाओ। वो आएगी कर्क राशि, वो आएगी कर्क राशि। उससे नीचे सिंह राशि, उससे नीचे कन्या राशि। अब कन्या राशि तक हो गया, इसको नीचे कर लो, बची एक उंगली। तुला राशि, 8 नंबर की वृश्चिक राशि, 9 नंबर की धनु राशि। अब बाकी सारी बंद, और मिडिल फिंगर जो बच गई थी उसको उठा लो। मकर टॉप पे, उससे नीचे कुंभ, उससे नीचे मीन। अब आपको समझ आ गया आपके हाथ में 12 राशियां कहां पर स्थापित होती हैं। इनका अब आगे चलेंगे कोर्स में, धीरे धीरे आपको इन सभी का महत्व पता चलेगा। पामिस्ट्री का महत्व पता चलेगा कि आपके हाथ में कोई निशान हो, कोई चिन्ह हो, कोई रेखा हो, कोई पॉइंट हो, कोई बिंदु हो, किसी भी तरह का निशान, सभी की अपनी इम्पोर्टेंस है। वो आपकी लाइफ की महत्वपूर्ण घटनाओं को बताता है। हाथ आपके ग्रहों की स्ट्रेंथ को बताता है। आपका हाथ आपके दिमाग के अंदर क्या चल रहा है, जो आपके दिमाग में चल रहा होगा, जो आपके दिमाग में खिचड़ी पक रही होगी, वही हाथ पे आने वाला है। अभी खिचड़ी कितने दिन तक पके तो हाथ पे आए? 7 महीना मिनिमम। अगर आप स्ट्रेस में 7 महीने तक लगातार रहते हैं, चाहे वो बात अलग है थोड़े में रहते हैं कि ज्यादा में रहते हैं, वो स्ट्रेस के लक्षण यहाँ पर आ जाएंगे। आप किसी घटना को लेके बड़े परेशान हैं, सपोज कीजिए किसी के हस्बैंड वाइफ के रिलेशन खराब चल रहे हैं, और वो रिलेशन खराबी का समय 7 महीने अप्रोक्सीमेटली चल जाता है, तो मैरिज लाइफ के ऊपर के लक्षण आपके हाथ में आ जाएंगे कि इन दोनों की आपस में बनती नहीं है, मैरिज लाइफ गड़बड़ है। ठीक है, तो ये हाथ इतनी इम्पोर्टेंट चीज है। अगर आप किसी विशेष चीज को
प्राप्त करने के लिए 7 महीने से ज्यादा सोचते रहते हैं, वो चीज भी आपके हाथ में आ जाएगी कि आपकी प्रबल इच्छा उसको प्राप्त करने की है, उस बात का साइन भी आपके हाथ में आ जाएगा। तो हाथ जो है आपका अपना मिरर इमेज है। हाथ आपकी अपनी मिरर इमेज है कि आप क्या सोचते हैं, आपकी दिनचर्या क्या है, आप किस तरह से लोगों से व्यवहार करते हैं। जो हम डे टू डे रूटीन लाइफ में सोचते हैं, व्यवहार करते हैं, अपनी रूटीन लाइफ को जीते हैं, वो सभी की सभी हमारे हाथ में आने वाली। हस्तरेखा के अनुसार, लाल किताब में हस्तरेखा के अनुसार ये ध्यान रखना, 7 महीने तक अगर आपने कोई आदत डेवलप कर ली, वो उसे पक्का माना जाएगा। उसके कहते हैं अब ये आदत कायम हो गई, यानी हाथ में उसका निशान कायम हो जाएगा। और अगर कोई गलत निशान बना हुआ है तो गायब हो जाएगा। समझना बात को, अच्छी चीज कायम हो जाएगी, गलत चीज गायब हो जाएगी, तो इसे कायम होना कहते हैं। इसलिए 7 महीने का कंसेप्ट बेटा ये उठा। वो स्टूडेंट है, वो एडमिट नहीं हो रहे, कहते ट्राई करो दोबारा। 7 महीने का समय लगा है, इसीलिए लाल किताब में कोई भी उपाय करने के लिए 43 दिन का समय लिया गया है। 4 को 3 से जोड़ेंगे तो फिर 7 आता है जोड़। ऐसे 7 का रहस्य बहुत गहरा है। हमारे ज्योतिष शास्त्र में नंबर 7 को बहुत ही स्पिरिचुअल नंबर माना गया है, बहुत ही डिवाइन नंबर माना गया है। नंबर 7 को रहस्यमय नंबर भी माना गया है। कहा जाता है नंबर 7 के साथ रूहानी ताकत, स्पिरिचुअल डिवाइन पावर्स वर्क करती हैं। इसलिए आपको ये नंबर 7 का पता लगा। ज्योतिष बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, ध्यान रखना। आपके सामने कोई व्यक्ति आ जाता है, आप उसको बड़े अच्छे से समझ पाते हैं इस विद्या के द्वारा। और कुछ नहीं, अब कुंडली वो बताए ना बताए, डेट ऑफ बर्थ बताए ना बताए, हाथ तो आप देखते ही हैं। उसके हाथों के आकार प्रकार, उनकी गांठें, गांठों के ऊपर आने वाले बाल, इनसे सब चीजों का महत्व है। उसी से पता चल जाता है कि इसका बिहेवियर किस किस्म का है। ये करुणामय आदमी है, सॉफ्ट है, आर्टिस्ट टाइप आदमी है, या बहुत ही एडमिनिस्ट्रेटिव टाइप आदमी है, बहुत डोमिनेटिंग पर्सनैलिटी है, या बहुत अग्रेसिव आदमी है, या धोखेबाज आदमी है, यहाँ तक भी पता चलता है। तो जैसे जैसे अब लाल किताब के फरमान आगे बढ़ते जाएंगे, आपको हस्तरेखा और वास्तु के सूत्र भी आपके सामने प्रकट होते चले जाएंगे। तो ये राशियों का 12 राशियां हाथ में किस प्रकार से होती हैं, ये इस फरमान में बताया गया है। अब आगे बढ़ते हैं, हम इनको नोट भी कर सकते हैं, समझने वाले समझ भी। ये इसमें फोटो खींच करके लगाई गई है कि किस प्रकार से हाथ की रेखाओं में किस तरीके से बनाया गया है। किसी ने फोटो खींचनी है वो खींच सकता है। सर आप ये वाली पीडीएफ भेजेंगे हमें? हाँ मैं भेजूंगा, बिल्कुल डेफिनेटली भेजूंगा। ठीक है, फिर स्क्रीनशॉट लेने को फिर ये हाँ। आ चुकी है सर, ग्रुप में आ चुकी है। हाँ हाँ हाँ, वो पहले ही आ गई है, पीडीएफ कोई में दिक्कत। आया हुआ है। हाँ पीडीएफ में आ चुकी है, उसमें आप देखना। और ये ध्यान से समझना, यहाँ पर खाने बना रखे हैं, ये पार्ट्स में खाने बना रखे हैं। ये यहाँ पर हाथ के अंदर राशियों का निशान है। जैसे मेष राशि, यहाँ सूर्य के नीचे नंबर 1 लिखा हुआ है। अगर आप इस चित्र को देखेंगे तो नंबर 1 यहाँ लिखा हुआ है। पहला खाना, ये पहला भाव है। सूर्य के नीचे का जो नंबर 1 लिखा हुआ है, दिखाई दे रहा है आप लोगों को, तो वो खाना नंबर 1 है, यानी भाव नंबर 1 है। अगर बृहस्पति पर जाएंगे तो वो खाना नंबर 2 है। अगर नंबर 3 पे जाएंगे तो वो मंगल के नीचे, अंगूठे के नीचे आप देखिएगा, अंगूठे के नीचे जो नंबर 3 है वो मंगल का क्षेत्र है।
3 नंबर मंगल का क्षेत्र है। ठीक है, ये धीरे धीरे मैं आपको कराऊंगा, ये आप संभाल के रखिएगा। बहुत आसान है, मैं वैसे भी बता दूंगा, अगर पीपीटी नहीं भी रहेगी तो भी मैं बता दूंगा। ठीक है, धर्म दया खवा कोसो ऊंची, फरमान नंबर 6 है, किस्मत की गांठें ही से ग्रह मंडल बन गया। अब इसमें किस्मत की गांठें जो कहा गया है, ये जो राशियों के जोड़ है ना, इन्हें कहा गया है, और कहा गया इन्हीं से सारा ब्रह्मांड बना है, सारा ग्रह मंडल बना हुआ है। इसका खुद मतलब यही है, जो वक्त है वो इतना बलवान है कि जो व्यक्ति किसी समय दूसरों की किस्मत लिखने वाला होता है, कभी कभी उसकी जिंदगी में भी उल्टा समय ऐसा आ जाता है कि वो खुद परेशान हो उठता है। अब इसमें ग्रहों के बारे में समझाया गया है, मैं मोटा मोटी समझाऊंगा, पूरा वो नहीं बताऊंगा। दुनिया के आगाज और ब्रह्मांड के खाली आकाश में जो बुध आकार है, यानी ब्रह्मांड जो गोलाकार रूप में है, जो गोला है वो बुध ग्रह का गोला है। अब आपने एक चीज नोट करनी है, जितनी भी गोलाई वाली चीजें होंगी लाल किताब में, उसको बुध माना है। मान लीजिए कोई व्यक्ति अपने गले में गोल सिक्का, यानी कि कोई पैसा है गोलाई लिए हुए, वो बुध का प्रतीक माना जाएगा। कोई माला है, मणकों की माला जो गोलाई में बनी हुई, गोल बनी हुई है, जैसे स्फटिक की माला होती है, आपने देखा जो बिल्कुल गोल होती है, या मोतियों की गोल माला, रुद्राक्ष की गोल माला, ये सभी गोलाई लिए हुए चीजें बुद्ध की प्रतीक हैं। इसलिए जिन लोगों की कुंडली में गुरु ग्रह 12वें भाव में होता है, उनको गले में माला नहीं पहननी चाहिए, माला धारण नहीं करनी चाहिए। ये आगे चल करके आपको इसका कंसेप्ट पता चलेगा। पर आज ये समझना जरूरी है कि जो गोल चीजें गोलाई होती है वो बुध ग्रह की होती है। चाहे वो मटका होगा गोल, वो भी बुध का प्रतीक है, कोई लोटा होगा वो भी बुध का प्रतीक है। पर चकोर जो निशान होता है, 4 भुजा जिसमें समान हो, चकोर जो निशान होता है, ये मंगल नेक का निशान होता है। और जो ट्रायंगल होगा वो मंगल बद का निशान होगा। आगे ना बढ़ के यहीं पे चलते हैं। इसने कहा जो गोलाई लिए हुए सबसे पहले जो ब्रह्मांड था, वो सबसे पहले अंधेरे से भरा हुआ था, और जो ये अंधकार था, ये शनि ग्रह का अंधेरा था। बुध ग्रह से ब्रह्मांड बना, अंडा जो था अंडा, वो भी बुध का प्रतीक होता है। इसलिए जिन लोगों का बुध खराब हो जाता है, उन्हें अंडे नहीं खाने चाहिए। जब बुध खराब रिजल्ट दे तो उसे अंडे खाने छोड़ देने चाहिए। अंडे जो है प्रतीक है बुध का। मुर्गी जो प्रतीक है वो है बुध का। तो जो ये गोलाकार ब्रह्मांड था, ये सबसे पहले अंधकार से भरा हुआ था, और ये अंधकार शनि ग्रह का था। तो इससे क्या समझ में आता है, अंधकार का कारक शनि ग्रह है। तो सांझ के बाद जब सूरज छिप जाता है, सूरज छिपने के बाद का जो समय होता है, वो शनि ग्रह का समय होता है। तो ये याद रखना, ज्योतिष में रेमेडी करते समय बहुत काम आएगी कि जब सूरज छिप जाता है, उसके सूरज छिपने के बाद का समय शनि ग्रह का माना जाएगा, और शनि का राज हो जाए। जब सूरज की किरणों की चमक उस गोले में आएगी, तो जो रोशनी है वो सूर्य की प्रतीक है, तो अंधकार छट जाएगा। तो जो प्रकाश है, यानी कि जो दिन का समय है, वो सूर्य का दिन होता है, सूर्य का समय होता है। और मैक्सिमम उपाय लाल किताब में दिन के समय करने का आदेश है। रात के समय बहुत ही कम, ना के बराबर के ही उपाय होते हैं,
एक सिर्फ चंद्र ग्रहण का उपाय ऐसा है जो रात के समय किया जाता है। बहुत कम, ना के बराबर उपाय रात के समय करने होते हैं। तो लाल किताब में उपाय जो बताए गए हैं वो दिन के समय करने का ही आदेश है। अब आगे क्या कहता है? सूरज की रोशनी और यानी सूरज की रोशनी और शनि का अंधकार दोनों के बीच में हवा होती है। तो ये कहने का मतलब है दो जहान हैं, एक पृथ्वीलोक जिस पर हम लोग रहते हैं और एक परलोक, ऊपर का लोक, एक सूरज का, एक शनि का। इन दो जहानों का मालिक गुरु ग्रह होता है, बृहस्पति। तो बृहस्पति को लाल किताब में दो जहान का मालिक बताया है, और जो ऑक्सीजन है वो बृहस्पति की कारक। बृहस्पति को क्या कहा है कि दो जहान का मालिक है, और बृहस्पति की ताकत क्या बताई गई कि वो अंधेरे में भी होता है, मतलब रात के समय भी वो उपस्थित रहेगा और दिन के उजाले में भी, यानी कि हवा, ऑक्सीजन अंधेरे में भी रहेगी और दिन के उजाले में भी रहेगी। मतलब उसको ना तो उसकी सत्ता को शनि ग्रह भी स्वीकार करेंगे, और सूर्य ग्रह के लिए तो मददगार है ही है। इवन किसी, अगर आप कांच के बक्से में भी अगर कोई चीज रख दोगे, अगर उसको बाहर से ढक्कन लगा दोगे तो उसके अंदर भी एक ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन हर जगह पहुंच जाती है, हवा हर जगह पहुंच जाती है। तो ये कहा गया कि बृहस्पति हर जगह होता है। ये वही वाली बात है कि बुध बृहस्पति को नहीं चाहता, परंतु उसके बावजूद भी उसकी हवा को नहीं रोक सकता। ये आप लोग पढ़ लेना आराम से बैठ करके। फिर ये मंगल की बात करता है। हाथ में, अब मैं आपके पास हाथ को लेकर के आता हूँ। आप ऐसे हाथ करेंगे, आप देखेंगे जो सबसे छोटी उंगली है, जो सबसे छोटी उंगली है, इसके नीचे एक हार्ट लाइन निकल करके जा रही है, जो ऊपर की तरफ बृहस्पति तक जा रही है, इंडेक्स फिंगर तक जो रेखा जा रही है, सबसे छोटी उंगली के नीचे से निकल करके जो इंडेक्स फिंगर तक पहुंचने वाली रेखा होती है उसे हृदय रेखा कहते हैं, उसे हार्ट लाइन कहते हैं। देख लीजिए, है ना, ये जो लंबी वाली हार्ट लाइन, जो हमारे दिल धड़कता रहता है ना, धक 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 धक, ये उसकी रिदम से तैयार होती है ये रेखा। अगर इसमें गड़बड़ है तो इसी से पता चलता है कि आपको हार्ट की प्रॉब्लम है कि नहीं है ना। किसी किसी के रस्सी टाइप की बन जाती है, ये मैं बना के दिखाता हूँ आप लोगों को, तो पता चल जाता है कि कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है। उसमें किसी प्रकार का दीप बन जाए, आइलैंड बन जाए, तो कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम दिखाता है। रस्सी जैसा बन जाए तो दिल बंदे का बड़ा कमजोर है, डरता बहुत है, उसके दिल की पल्स रेट बढ़ी रहती है, पल्पिटेशन बहुत बढ़ जाती है जल्दी जल्दी। तो यानी कि दिल से संबंधित जितने भी रोग होंगे वो इस दिल की रेखा में बनते रहते हैं। जब आप सीख जाओगे ये रेखा को पढ़ना तो समझ जाएंगे आप लोग कि दिल की धड़कन कैसी चल रही है। ये जितनी साफ सुथरी स्पष्ट होगी, जितनी पिंकिश कलर लिए हुए होगी, उतना ही दिल एकदम मस्त है। और अगर इसका शेड्स डार्क होनी शुरू हो जाए, ये मोटी होनी शुरू हो जाए, तो दिल के हालात ठीक नहीं है। जी हाँ, ये दिल के हालात ठीक नहीं है, ये अंदर वाले दिल के भी हालात नहीं है, और आपका इमोशन, आपका रिलेशन, ध्यान रखना जबकि हार्ट की बात आए, आपका इमोशन, आपका रिलेशन ठीक नहीं है। इमोशनल फटीग में जी रहे हो, रिलेशन गलत रिलेशनशिप के अंदर हो। अगर कोई व्यक्ति गलत रिलेशनशिप में लंबे समय तक है, ये हार्ट की रेखाओं में विकार आना शुरू हो जाता है। कैसे आता है थोड़ा सा बता दूं मैं हल्का सा आप लोगों को।
ऐसे ही हार्ट लाइन है। अब देखिए उंगली बना के दिखा। ओम जय शराब। ये जो इंडेक्स फिंगर है ये यहाँ से निकल के ऐसे, ये आपकी सबसे छोटी उंगली है और ये पॉइंट ए है जो ये इसका उद्गम स्थल है, और पॉइंट बी अब ये किसी के यहाँ तक जाएगी, किसी के यहाँ पर जाएगी, किसी के ये इंडेक्स फिंगर के एंड तक भी पहुंच जाती है, किसी के ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, किसी के 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। वो एक अलग केस स्टडी है, लंबी केस स्टडी है। अगर आप लोगों को इसकी बहुत डेप्थ में नॉलेज लेनी है तो हमारी जो एस्ट्रो पाठशाला की ऐप है उस पे मेरा पामिस्ट्री का कोर्स पड़ा हुआ है, वो आप वहां से भी ले सकते हैं। पर अभी समझने के लिए इतना है, पॉइंट ए से पॉइंट बी ये हार्ट लाइन है। अब इस हार्ट लाइन में किसी भी तरह से इस तरह का चिन्ह बना हो, ऐसी रेखा बनी हो, इस तरीके के निशान हो, या चेन टाइप में बन जाए, चेन टाइप में ऐसे बनती है, जैसे रस्सी सी बन जाती ना, ये छोटी सी रेखा कट फट करके चल रही हो, ऐसे कटी हुई हो, इसमें क्रॉसिंग्स आई हुई हो, ऐसे आई हो, किसी तरह के निशान बने हो, किसी तरीके के, बहुत मोटी हो जाए, जैसे ये है, इसको थोड़ा सा मतलब हल्का सा मोटाई ली हो, ऐसे कई लोगों की हो जाती है थोड़ी सी, फिर वो पतली होगी, मोटी होकर के फिर पतली होती है। तो ये जो मोटा पार्ट है ये बहुत ही गड़बड़ हालात आप लोगों के हार्ट की दिखाता है, आप लोगों की लाइफ की दिखाता है। और शुरुआत से अगर पॉइंट ए से ही गड़बड़ चल रहा है तो यानी कि बचपन से ही मामले गड़बड़ चल रहे हैं, मामले बचपन से ही फिर गड़बड़ चल रहे हैं। ये कुंडली डिसाइड करती है कि पैसे धन संग्रह करने की शक्ति कितनी है। अगर ये सही तरीके से बृहस्पति और शनि यानी कि इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर के बीच में जाकर के पड़ती है, ध्यान रखना, ये जो बिल्कुल इसके बी पॉइंट है जहां मैं नीचे से दे रहा हूं, अगर जुपिटर एंड सैटर्न यानी कि इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर के एंड तक पहुंच जाती है, सबसे नीचे पार्ट तक, यहाँ जहां मैं उंगली लगा रहा हूँ इस पार्ट तक पहुंच जाती है, दोनों के बीच में होती है, ये अमीर बनने की निशानी है। हाथ देखें और सिर्फ ये देखें कि हार्ट लाइन इन 2 उंगलियों के बीच में जा रही है, ये आदमी अमीर बनेगा ही बनेगा। पर हाँ, हार्ट लाइन टूटी फूटी ना हो, यानी टूटा फूटा दिल का आदमी होगा। आस्था जी कह रही है हार्ट लाइन सीधी जा रही है, ब्रेन लाइन के साथ जाकर के फिर वो शायद मिल गई है। बिल्कुल, बहुत तरह के केसेस होते हैं, एक एक लाइन पे 2-2 दिन की क्लास ली जा सकती है, इतने सारे केसेस हैं, बहुत सारे लोगों की होती है, ये लाइन सीधी चलती है और हथेली के पार चली जाती है। कुछ सर लोगों के सीधी ना जा, सीधी चल करके ये ब्रेन लाइन में मिल जाती है ना, पर ये अच्छी स्थिति नहीं है। हार्ट लाइन मीन्स योर इमोशंस एंड योर रिलेशन, और आपके सीने में जो दिल धड़क रहा है उसकी कहानी ये बयान करती है। मैंने आपको एक आइडियल सिचुएशन बताई है कि आइडियली ये यहाँ से निकले साफ सुथरी होती हुई बिल्कुल एक नदी की तरह, इसको मीठे पानी की नदी कहा गया है। ये मीठे पानी की नदी बहती हुई फर्स्ट क्लास अपनी एक सही डायरेक्शन में एक अपने सही ऑर्बिट लेते हुए बनाते हुए
ये इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर के बीच में जाकर के नदी के पास आनी चाहिए, तो रुकनी चाहिए, है ना। और जितनी ऊपर जाती रहेगी तो थोड़ी थोड़ी बारीकी भी प्रदान करती रहे, पर साफ और स्पष्ट होनी चाहिए, धुंधली नहीं होनी चाहिए। मतलब ऐसे कैसे भी देख लो वो कहाँ तक गई, स्पष्ट संदेश होना चाहिए, तो आदमी करोड़ोंपति बनता है। ये करोड़पति की निशानी हस्तरेखा में, ये अमीर बनने की निशानी बता दी। हाँ, पर अगर ये रेखा और उंगलियों में छेद नहीं होने चाहिए भैया, ये भी थोड़ा ध्यान रखना। नहीं ऐसा आदमी फिर कमाता भी बहुत है और उड़ाता भी बहुत है, मिलता नहीं उसके बाद कुछ भी। और अगर ये जुपिटर पर पहुंच जाती है तो फिर ये बृहस्पति के गुण ग्रहण कर लेती है। जैसा आप इस हाथ में देख रहे होंगे ना, आपके गुरुजी का हाथ है ना, हृदय रेखा कहाँ पहुंच गई, जुपिटर पर पहुंच रही है। जब आप इसको डिस्कस करेंगे तो ये समझ जाएंगे कि ये जब रेखा बृहस्पति पर पहुंच जाती है तो बृहस्पति के गुण ले लेती है। अब इसको एक तरीके से और भी समझ सकते हो, जिस ग्रह के नीचे जाकर के रुकेगी उसी के गुण ले लेगी। बृहस्पति के ऊपर चली गई, ऊपर तक चली गई, जैसे रुक गई नीचे तो इंक्लिनेशन होगा, ऊपर चली गई तो व्यक्ति कहेगा मैं खुद ही बृहस्पति बन जाऊं तो ज्यादा बढ़िया नहीं रहूं। तो बृहस्पति फिर ज्ञान देने और ज्ञान लेने का प्रतीक है। ऐसे व्यक्ति में डिवाइन गुण भर जाते हैं, दया, करुणा, सबकी भलाई, सबको कुछ दे के जाना। दिमाग में ये ख्याल चलता रहता है मैं जब ये दुनिया छोड़ के जाऊंगा तो इस संसार को बहुत कुछ दे के जाऊं। मतलब वो देने की प्रवृत्तियां बढ़ जाती हैं, डिवाइननेस आ जाती है। और ऐसे में हाथ में अगर चमक हो, एक अच्छी आभा हो, तो समझ लेना वो इंसान बहुत अच्छा है। ज्योति जी लिख रही हैं 2 भाग में बट जाए, तो 2 भाग में बटना अच्छा है ज्योति जी, बस 3 में नहीं बटनी चाहिए, है ना। एक दिल में 2 जने तो रह सकते हैं, तीसरा नहीं। नो एंट्री थर्ड पार्टी। मजाक नहीं, कुछ लोगों की 2 भाग में बटे तो अच्छा है। इसका मतलब उन लोगों को रिलेशनशिप में बड़ा बिलीव है, वो चाहते हैं कि जिंदगी में हमेशा उनके पास कोई ना कोई ऐसा साथी, कोई दोस्त, कोई मित्र, कोई हमसफर, कोई जीवन साथी रहना चाहिए। ये इमोशन के आदान प्रदान को बहुत अच्छा मानते हैं। जब 2 पार्ट्स में बढ़ जाती है ना, तो इमोशन के आदान प्रदान को वो कहते हैं कोई तो हो बात करने वाला जिसको दिल की बात बता सके। तो 2 पार्ट्स में बंटने का मतलब दिल के आदान प्रदान की बात चल रही है कि अपने इमोशन को, ये ध्यान रखिए अगर आपके जीवन साथी के हाथ में ये रेखा 2 पार्ट में बट गई ना, तो उसकी बात जरूर सुना करो बैठ करके 2 घड़ी। क्या आपको लग रही हो वो बकवास है, परंतु सुनो, बहुत जरूरी है ये, नहीं तो मैरिज लाइफ इसी बात पे बिगड़ जाएगी। क्योंकि वो चाहता है या चाहती है कि कोई उसके इमोशंस को समझे, कोई उसके मन के ख्यालात को सुने कि उसके मन में क्या चल रहा है। वो अपनी बात बताना चाहता है, दिल की बात बताना चाहता है, तो उसकी बात सुन लेनी चाहिए, तो रिलेशन अच्छे बने रहते हैं। हाँ, 3 पार्ट्स में बिल्कुल नहीं होना चाहिए, मामला गड़बड़ हो जाएगा। 3 पार्ट्स वाला आधा बावला हो जाता है। नहीं, लाल किताब ऐसी ही लिखती है, ये बता दूंगा, पागलपन के लक्षण आ जाते हैं, अनडिसाइसिव हो जाता है बेसिकली। तो मैं जो आप लोगों को बताना चाह रहा था, जो अगला फरमान है वो मंगल ग्रह के बारे में है। तो आपको ये मैंने बृहस्पति ये रेखा बता दी जो कि हृदय रेखा है। हृदय रेखा के नीचे एक रेखा आ रही है जिसे मस्तिष्क रेखा कहते हैं, जो अंगूठे की इधर से निकल करके जा रही है बिल्कुल सीधी, वो मस्तिष्क रेखा है, ब्रेन लाइन है। अब आपने समझना है ये रेखा, जहां से हृदय रेखा और नीचे मस्तिष्क रेखा के बीच का जो ये एरिया है, ये सारा का सारा एरिया है, ये आपके मंगल का मैदान है। और अंगूठे के इधर नीचे, अंगूठे का बिल्कुल नीचे से देखिए, जहां यहाँ से अंगूठा स्टार्ट होता है, यहां से लेकर के यहाँ तक सिर्फ एक छोटा सा पार्ट, ये भी मंगल का एरिया है। मंगल 2 जगह होता है हाथ में, ध्यान रखना।
एक मंगल ही एक ऐसा ग्रह है जो हाथ में 2 जगह अपनी उपस्थिति बना के रखता है। इसे रक्षक मंगल कहते हैं, जो हथेली के साइड में होता है एंडिंग पार्ट में, उसे रक्षक मंगल, डिफेंसिव मार्स। वो ये बताता है अगर पिटाई होने लगे तो भागना कैसे है, अपनी रक्षा कैसे करनी है, अपना डिफेंस कैसे करना है। और इसके नीचे वाला मंगल ये बताता है कि सामने वाले को पीटना कैसे है, अटैकिंग पावर, अग्रेसिव मार्स। जिन लोगों के इधर ये वाला पोर्शन पतला होता है, दबा हुआ होता है, ये दबा हुआ पार्ट होता है, बहुत सारी लकीरें निकलने लगे, बहुत सारी लकीरें निकले लगे, पॉइंट निकलने लगे, तो समझ जाना मंगल कमजोर है। तो यहाँ पर रेखाएं निकलने का मतलब मंगल कमजोर है, मंगल कमजोर है का मतलब है बंदे में दम नहीं है, लड़ने का दम नहीं, अटैक करने का दम नहीं है। बार बार यही कहेगा अब की बार मार के दिखा, मैं फिर बताता हूँ तुझे, अब की बार मार के दिखा, तो पीट देना, कोई बात नहीं, दोबारा भी कुछ नहीं कहेगा वो, फिर आपको एक मौका देगा कि अब की बार मारा तो फिर देखूंगा, इस बार तो माफ कर दिया, तो खुद ही माफ करता रहता है। तो अटैकिंग मार्स और डिफेंसिव मार्स, इसको बड़े आराम से समझ सकते हो आप, और बहुत इजी है। और अगर इस एरिया में तिल आ जाए, काले रंग का तिल हो किसी के, आंख बंद करके कह देना इसका मंगल नीच का है, इसकी कुंडली में। मंगल नीच के और भी लक्षण होते हैं वैसे, पर अगर तिल आ जाए तो ये पक्का लक्षण है। अगर तिल हो तो साथ में ये भी मान लेना कि मंगल कमजोर है। जिन लोगों के ये उभरा हुआ होता है और कम रेखाएं होती हैं, अगर 2-3 रेखा निकले सिर्फ, वो तो ठीक है, 3-4 तक बहुत है। अगर ज्यादा रेखा ऐसे गिनने लग जाना, 1 2 3 4 5 6 ऐसे गिनना, ये मेरे नहीं गिनना है, अपनी अपनी गिनना है, इतनी दूर से दिखाई नहीं देंगी। तो अगर ये 3 या 4 हैं तो जस्ट आपका मंगल ठीक है, स्ट्रेंथफुल है। अगर ये फिर ज्यादा लाइनें निकल निकल के आ रही हैं, इधर इधर जा रही हैं, तो उतना ही कम, और ज्यादा निकल के आ रही हैं, खूब सारी निकल के आ रही हैं, तो उतना ही मंगल वीक होता चला जाएगा, अटैकिंग मार्स आपका कमजोर हो जाएगा। अब लाल किताब इसके बारे में क्या कहती है? अगर आपके हाथ में कहीं पर भी चतुर्भुज बना हुआ है तो मंगल नेक है। स्केयर बना हुआ है पूरे हाथ में, कहीं पर भी रेखाओं से कोई स्केयर बना हुआ है, कहीं यहाँ पर ऐसे स्केयर बना हुआ है, कोई भी चतुर्भुज बना हुआ है तो मंगल नेक है। और अगर ट्रायंगल बन गया है तो मंगल बद है। अब मैंने जिन लोगों को सिखाया था मंगल बद कैसे कैसे होता है, हैं, तो कुछ लोग आपने देखा होगा जो बेचारे कई बार बच्चे होते हैं ना, वो कहते हैं कोठी बन गई, देखो एक ये त्रिभुज बन गया है, कैसे बना है ना, ट्रायंगल बन गया। वो बीचों बीच कोई ट्रायंगल बना के बताते हैं कि तुम्हारा मकान बन गया, तुम्हारी कोठी बन गई। है, कोठी कुठी नहीं है ये मंगल बद की निशानी है। गुरुजी, ये जो ट्रायंगल के बारे में आपने भी हम लोग को क्लास में समझाए थे। हाँ अभी ज्यादातर अभी तो आजकल कोई मतलब जैसे अपना मोबाइल में भी आ जाता है ये वो ट्रायंगल के बारे में। अच्छा, लेकिन आपका जो सूत्र है वो बहुत बढ़िया है, लेकिन बहुत सारे लोग गलत बोलते हैं इसके बारे में। देखो आप अभी जो पामिस्ट्री के जो सॉफ्टवेयर हैं 70% गड़बड़ है। मैं आपको बताऊं अमर जी, हमारे पास कई स्टूडेंट भेजते रहते हैं बहुत सारी गड़बड़ है, और मैं उनको कहता हूँ अच्छा ये निशान है तो समझ लो ना ये चीज है, वो कहते हैं जी हाँ वो आप वाली बात आ रही है, इसमें नहीं लिखा रहा। भाई वो बनाया ही नहीं जा सकता। पामिस्ट्री में बहुत सी चीजों का मिक्सअप है। अब मेरा तो पामिस्ट्री का पक्ष इसलिए भी मजबूत है कि एक तो लाल किताब का हुनर भी बहुत जबरदस्त है। तो लाल किताब में बहुत सारे पामिस्ट्री के सूत्र छिपे हुए हैं जो कि आपको कीरोमेंसी बुक्स में नहीं मिलेंगे। यानी कि जो कीरोमेंसी बुक्स
सबसे ज्यादा हिंदुस्तान में पामिस्ट्री की पढ़ी जाती है, और उन बुक्स में वो सूत्र नहीं है जो हिंदुस्तान में काम आ सकते। अब मात्र अगर कोई देख ले ये जो मैं लक्षण बता रहा हूँ, इसी से अब आपने जिन्होंने पढ़ा है, जिन्होंने मंगल बध के लक्षण सुने हैं कि किस तरह के वो लोग होते हैं, तो आप तुरंत उसके हाथ देख के बोलना शुरू कर दो, वो मान जाएगा। और जबकि कीरोमेंसी के हिसाब से चलोगे तो वो बहुत सारी चीजें पकड़ में ही नहीं आएंगी आप ना। पामिस्ट्री में तो शनि की 7.5 भी आ जाती है, पितृ दोष भी आ जाता है, काल सर्प दोष भी आ जाता है, सब चीजों के लक्षण आ जाते हैं, सिर्फ पकड़ने वाला चीज। तो हमारे इन फरमानों में ये चीजें बहुत अच्छे ढंग से हमें बताई गई हैं, हमें समझाई गई है। क्लियर हुआ बात? अब अगले फरमान की तरफ चलें। मंगल नेक और मंगल बद है। अब ये थोड़ा सा समझाया गया है, ये चीज आपको भी मालूम है। ये कहते हैं बृहस्पति, सूर्य और मंगल 3 ग्रह नर ग्रह कहलाते हैं, यानी मेल प्लेनेट बोलते हैं, पुरुष शक्ति वाले। इसलिए इन तीनों ग्रहों में पुत्र संतान देने की ताकत होती है, संतान पैदा करने की शक्ति भी इनमें होती है। शनि, राहु और केतु, इन 3 ग्रहों को पापी ग्रह कहा जाता है। बुध मुखन्नस चक्कर सभी का, जिसमें सब ये घूमते। अब ग्रह तो सबको पता है ऑर्बिट में घूमते हैं अपने अपने, तो वो जो ऑर्बिट है वो भी बुध का ही प्रतीक है कि ऑर्बिट में ये सभी घूम रहे हैं। नेकी बदी 2 मंगल भाई, मंगल भाई का प्रतीक है। एक मंगल नेक है, एक मंगल बद है। एक नेक मंगल शहद का प्रतीक है और मंगल बद जहर का प्रतीक है। बद लालच गर मारे दुनिया, और नेक बद होगा तो उसमें लालची होगा वो व्यक्ति, और अगर जिसका मंगल नेक होगा वो दान पुण्य में यकीन करता है। ये मैं पीपीटी भेज दूंगा, ये ग्रहों के दोस्त और मित्रों की है, ये मैं करा के टाइम नहीं आप लोगों का वेस्ट करूंगा। ये बनवा दी थी मैंने, पर बाकी बहुत सारे लोग आप में से ऐसे हैं जिन लोगों को थोड़ा वैदिक मालूम है, तो उनके लिए फिर ये टाइम वैसा हो जाएगा। जन्मदिन का ग्रह, जन्म वक्त का ग्रह, ये मैं बाद में कराऊंगा। अब आप लोगों के लिए कुछ मेन बात जो वास्तु से रिलेटेड है। इस व्यक्ति को किस नंबर के मकान में रहना चाहिए, अक्सर ये बड़ा प्रश्न उठता है। तो लाल किताब की जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपसे लाल किताब बार बार आपको समझाएगी कि आपको किस तरह की कौन सी दिशा के मकान में रहना चाहिए, किस तरह के मकान में रहना चाहिए। तो प्रश्न ये भी उठता है कि मेरा जो गली का नंबर कितना होना चाहिए, मकान का नंबर क्या होना चाहिए। तो ये बड़ा कंफ्यूजन रहता है। कई बार न्यूमरोलॉजी का काम करने का तरीका बिल्कुल डिफरेंट है। लाल किताब उसको डिफरेंट वे से कर, जैसे अगर आपकी कुंडली में सूर्य के हालात अच्छे हों तो मकान नंबर 1 में रहना चाहिए। पर आप बोले जी यही तो टेंशन है, यही तो नहीं पता कि मेरा सूर्य अच्छा है कि बुरा है, ये तो मेरे को बड़ा टाइम लगेगा ये पता करने में, अभी तो बहुत लंबा सीखना पड़ेगा। तो उसके लिए कुछ लक्षण बताए गए हैं। अगर किसी व्यक्ति के जिंदगी में उसको पिता का सुख अच्छा मिलता है, फादर से उसकी अनबन नहीं रहती, मतलब फादर से बड़ी अच्छी बनती है, आंखों का कोई भी रोग नहीं है, उसकी आंखें बिल्कुल फर्स्ट क्लास, अच्छी हेल्थ है, और यदि खास करके वो गवर्नमेंट जॉब में है तो ये बड़ा लक्षण है।
ये बाकी छोटे लक्षण है। बड़ा लक्षण क्या है? या तो वो सरकारी डिपार्टमेंट में काम करता होगा, या सरकारी पद पर एक बड़ा अफसर होगा, उसमें सहन शक्ति अच्छी होनी चाहिए। आंख बंद करके वो आदमी मकान नंबर 1 में चला जाए। मकान नंबर 1 का मतलब मकान नंबर 1 भी चलेगा, मकान नंबर 10 भी चलेगा, मकान नंबर 19 भी चलेगा। इस तरीके से वो कर सकता है। मकान नंबर 28 भी चलेगा। इनको जोड़ेंगे, जो भी अंक आए, जैसे किसी का 587 तो उनको जोड़ लो अंक, जो लास्ट का आएगा वो अंक की मैं बात कर रहा हूँ। जैसे किसी का मकान नंबर 14 तो 14 को जोड़ लो, 1 और 4 क्या आया 5, तो उसका अंक माना जाएगा 5 अंक। इसी तरीके से जो जोड़ आए मकान का, टोटल जो आए वो 1 आए तो 1 नंबर का मकान माना जाएगा। पर अगर लक्षण उल्टे मिले, पिता से ना बनती हो, सरकारी नौकरी में तकलीफ रहती हो, सरकारी आदमी उसके पीछे पड़े रहते हो, सरकारी डिपार्टमेंट में उसका काम ना होता हो, सरकारी डिपार्टमेंट में काम कराने जाए वहां झगड़ा हो जाए उसका, है? इनकम टैक्स वाले पीछे पड़े रहते हो, जीएसटी वाले पीछे पड़े रहते हो, है? उनको मकान नंबर 1 में नहीं रहना चाहिए। ये आपको सूत्र याद रखना है वास्तु के साथ। अब 2 नंबर वाले मकान में किस आदमी को रहना चाहिए? जिसकी माँ की आयु लंबी हो, माँ का सुख हो, माँ से बड़ी अच्छी पटती हो, माँ से अच्छी बनती हो, माँ को जॉइंट्स पेन की तकलीफ ना हो, कमर दर्द की शिकायत ना हो, रहती हो। छोटी उम्र में, खास करके 24-25 साल की उम्र तक ही उसके पास वाहन गाड़ी वगैरह आ गई हो, तो बहुत जल्दी एज में ही वो अपना मकान भी ले ले। सॉफ्ट स्पोकन हो, मीठा बोलने वाला, इमोशनल आदमी हो, सेंसिटिव हो, तो उसको मकान नंबर 2 बहुत सूट करता है। अब यहाँ जहाँ जब मैं 2 की बात कर रहा हूँ तो 2 का मतलब 2 भी है और 2 का मतलब 20 भी है। 20 में भी 2 जीरो जोड़ोगे तो 2 ही आएगा। और मकान नंबर 29 करोगे तो भी 2 ही आएगा। 2 में 9 जोड़ोगे तो 11 हो जाएगा, और 1 और 1 फिर 2 हो जाएगा, तो फिर 2 नंबर, मकान नंबर 29 ये भी 2 ही नंबर का मकान है। तो इस तरह के मकान में आप जो है ले सकते हो। और इनको मेन गेट कहाँ रखना चाहिए? मकान नंबर 1 वाले का सीधा सीधा कंसेप्ट है पूर्व दिशा। पूर्व दिशा में अगर का पूर्व दिशा का मकान होगा तो उनको बहुत ही अच्छा साबित होगा। और चंद्रमा के मकान वाले का नैऋत्य कोण, नैऋत्य दिशा, नैऋत्य मतलब उत्तर का कुछ कॉर्नर जरूर उसमें शामिल होना चाहिए। उत्तर और पश्चिम जो दिशा होती है, उत्तर और पश्चिम के जो बीच की दिशा होती है उसे नैऋत्य दिशा बोलते हैं, नैऋत्य कोण भी बोलते हैं। वो चंद्रमा की दिशा होती है, इसे चंद्रमा का घर भी कहा गया है। और ऐसे घर वालों को चावलों की बोरी जो है अपनी रसोई में जरूर रखनी चाहिए। 20 किलो 10 किलो का अपना कट्टा भर ले और रखे एडवांस, और उसका यूज ना करे, दूसरा दूसरा लाता रहे। अगर उसको यूज करना है तो यूज करने से पहले एक और नया कट्टा ला के रख दें। चावल को स्थापित करेंगे बहुत बढ़िया। ईशान कोण के अंदर ऐसे लोगों को अपना जरूर कोई घड़ा वगैरह भर के रखना चाहिए, कोई बर्तन पानी का भर के रखना चाहिए। बेशक उनके ईशान कोण में पानी हो या ना हो, उनको अपने घर का ईशान कोण पता कर लेना चाहिए और वहां पर पानी जरूर भर के रखना चाहिए।
और चांदी के बर्तन में गंगा जल भर के रख दो ईशान कोण में, तो बहुत ही बेहतर है। तो चंद्रमा को बृहस्पति का बल मिलता रहता है, बहुत अच्छी रेमेडी है। ईशान कोण का मतलब है? नॉर्थ और ईस्ट, पूर्व और उत्तर की दिशा के बीच में, पूर्व और उत्तर के बीच का कोना, पूर्व और उत्तर के बीच का कोना ईशान कॉर्नर है। ये नॉर्थ ईस्ट के जो बीच का कोना है, इसमें क्या चावल रखना है, पानी रखना है? नहीं, चावल तो आप चाहे रसोई में भी रख सकते हैं, पानी वहां रखना। पानी सिल्वर के उसमें? सिल्वर में रख लो, बहुत ही बढ़िया है। गंगा सिल्वर में रखो तो गंगा जल भर के रखना, क्योंकि गंगा जल जो होता है वो चंद्रमा का पक्की कारक चीज है। लो, पक्का है, मजबूत है, कि वो चंद्रमा ही है, खराब भी नहीं होता, वो लंबे समय तक रख सकते हैं। ये तो फिर गुरुजी सब रख सकते होंगे, सबके लिए ठीक रहेगा, मतलब ऑल नंबर हाउसेस, या सिर्फ टू ये के लिए? लक्षण मिलने चाहिए मंजीत जी, लक्षण मिलने बहुत जरूरी है, तब ये चीज फायदेमंद होगी। तब फायदेमंद होगी। अगर माँ है पर माँ बीमार रहती है, और जी। खास करके माँ के पीठ में दर्द रहता है और जॉइंट्स पेन में बड़ी शिकायत होती है, एसिडिटी की समस्या बहुत रहती है उसको, तो समझ लेना फिर दिक्कत होगी। फिर 2 नंबर का मकान कोई गारंटी नहीं कि सूट पे। जी, ये ईशान कोण वाला जो आपने बताया, ये भी स्पेसिफिकली 2 नंबर के लिए ही है? हाँ, ये 2 नंबर हो। अच्छा। मतलब उनको ये बहुत ही सुटेबल उपाय है, उनकी मैक्सिमम तो वास्तु दोष ही खत्म हो जाता है इस उपाय को करने से। अच्छा। हाँ, ओके। इसी तरह से कोई व्यक्ति ज्ञानी हो, पढ़ाई लिखाई में रुचि रखता हो, अध्यात्म में रुचि रखता हो, और अध्यात्म 2 प्रकार का होता है। एक तो होता है मंदिर गुरुद्वारे चक्कर लगाने वाला, पर ज्ञान की कोई महत्ता नहीं उसके लिए, प्रवचनों की कोई महत्ता नहीं। जागरण जुगरण में जाके डांस डूंस कराता है, वो एक अलग बात है, उसे धार्मिक व्यक्ति नहीं कहा गया यहाँ पर। उसे क्या कहा, जो अपनी रूह को, अपनी आत्मा को परमात्मा के तुल्य बनाने का प्रयास में लगा रहे, मोक्ष की तलाश में रहे, उत्तम स्तर का ज्ञानी बने, और सभी के को ज्ञान की बात ही बताए, सही रास्ते पे ही लेकर के जाए। एक तरह से आप कह सकते हो शुद्ध आत्मा का व्यक्ति, प्योर सोल, पढ़ने और पढ़ाने में दिलचस्पी रखता हो, नेक नियति वाला हो, तो उसे 3 नंबर का मकान बहुत सूट करे। ये चीजें बहुत याद रखने लायक चीजें हैं। ये एक प्रकार का आपको आगे तक वास्तु करते समय भी ध्यान रखेंगे, उतना ही बहुत बढ़िया है। कुदरती हाँ। मेरा नंबर 3 ही है जी घर का। मैंने तो आप प्रोफेसर हो, आपके लिए बहुत सुटेबल है। कुदरती 3 है, कुदरती मिला। जिनकी अपने भाइयों से बहुत बनती हो, अपने दोस्तों को बहुत संभाल करके रखता हूँ, भाई के साथ प्रेम संबंध हो, ब्लड से संबंधित कोई बीमारी ना हो, गुस्से पर काबू रखता हूँ, वो 9 नंबर के मकान में भी रह सकता है, और साउथ फेसिंग भी उसको दिक्कत नहीं देगी। रश्मि हांडा जी कह रही हैं 3 की बात 4 आता है। रश्मि जी, आपको पता है इसकी पीपीटी नहीं है मेरे पास, ये मैं अपने आप से ही बता रहा हूँ, तो जो दिमाग में आ रहा है वो भी बताया जा रहा हूँ। इसकी पीपीटी नहीं बनवाई हमने, कुछ चीजें अचानक से आती हैं। सर इसमें हाउस नंबर 9 में के लिए क्या बताया था? गुड रिलेशंस विद ब्रदर, और क्या बताया था? ब्रदर से और फ्रेंड से, फ्रेंडशिप बहुत लंबी चलती है। कई होते हैं ना जी, ये तो हम 50 साल के हो गए जी, तो हम 5वीं क्लास से साथ ही पढ़ते हैं, मेरा दोस्त है, अब हम 50 साल के हो गए। मतलब वो 5वीं क्लास का पढ़ने वाला दोस्त आज भी दोस्ती कायम रखे हुए है, उसके साथ मित्रता बहुत अच्छी है। जो लाल किताब के राइटर थे रूपचंद जोशी जी,
उनके अपने एक मित्र थे और मित्रता इतनी गहरी थी उनके साथ कि मरने से पहले वो अपने अपने फ्रेंड को बता दिया था कि मेरा दाह कर्म संस्कार कैसे होना है, कैसे नहीं होना है, और शमशान में कहाँ पर, कौन से शमशान भूमि में जाकर के मेरे को जलाना है, पूरा का पूरा अपना विस्तार अपने दोस्त को बता गए। तो जब उनकी डेथ हुई तो बड़े फेमस थे, बहुत विद्वान, बहुत बड़े ज्योतिषाचार्य रहे, तो सबने कहा हम ऐसा करेंगे, हम वैसा करेंगे, इतना बड़ा प्रोग्राम करेंगे, उतना बड़ा। उसका दोस्त आया, बोला भाई जैसे मैं कहूँगा वैसे, जो वो मुझे बता के गया है ना वैसा का वैसा ही करवाना है। और वो उस जगह पर ले गए, कह रहे 3 दिन पहले वो उस जगह को दूध से धो करके आए कि मैं यहाँ आऊंगा 3 दिन। मतलब उन्हें अपनी मौत का दिन भी पक्का पता, ये उस दिन मैं डेथ होगी मेरी और मुझे इस जगह पर ला करके ऐसे जलाना है। मतलब वो यहाँ तक करके गया। तो उसके उनके बारे में कहा जाता है कि उनके कुछ मित्र थे, वो इतने पक्के मित्र थे कि एक एक बात एक दूसरे से वो शेयर करते। तो ये अच्छे मंगल की और नेक मंगल की निशानी है। और मंगल हमें मतलब अगर दोस्तियां टूटती रहें, दोस्तियों से धोखे मिलते रहें, तो ये एक अच्छे मंगल की निशानी नहीं है। तो जिनके साथ बार बार धोखे होते रहते हैं ना, उनको फिर साउथ फेसिंग मकान बिल्कुल अच्छा नहीं रहता उनके लिए। इसी तरह से अगर किसी की बहन, बेटी, बुआ, मौसी ये तकलीफ में रहती हो, परेशान रहती हो, उनकी मैरिज लाइफ अच्छी नहीं चलती हो, गरीबी के हालात हों, गरीबी के मारे हुए हों, दांतों की खराबियां हों, तो उन्हें भूल करके भी 5 नंबर के मकान में नहीं रहना चाहिए। दांत बहुत जल्दी एज में खराब हो गए हो, और अगर बहन की शादी करी वो बेचारी दुखियारी हो, या बेटी दुखियारी हो, बुआ हो तो वो बेचारी दुखियारी हो, मौसी हो तो वो दुखियारी हो, अगर ऐसा लक्षण हो किसी के साथ, उसे 5 नंबर के मकान में नहीं रहना चाहिए। दांत की खराबी हो, और इसके उलट अगर वो कोई ऐसा व्यक्ति है जो प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ दोनों को बड़े प्यार से संभाल ले, दोनों को बैलेंस बना करके रखना जानता हो, उसको 5 नंबर का मकान बहुत सूट करेगा। कम्युनिकेशन स्किल अच्छी हो तो उसको 5 नंबर का मकान बहुत सूट करेगा। अच्छा गुड प्लानर हो, अपने सारे रिश्तेदारों में कोई झगड़ा हो जाए, बीच में मुखिया बन करके उनको समझा दे कि भाई तुझे ऐसा करना चाहिए, तुझे ऐसा करना चाहिए। बढ़िया नेक सलाह से उनको एक अच्छा आइडिया सेल करके झगड़ा खत्म कराने की हिम्मत ताकत रखता हो, अगर ऐसी व्यक्ति के अंदर क्षमता है तो उसे 5 नंबर का मकान में रहना चाहिए। अब एक चीज ध्यान रखना, अब कोई व्यक्ति जिसके 3 नंबर वाले मकान वाले गुण मिल रहे हैं, गलती से 5 नंबर में चला गया, धुआं निकल जाएगा। बुध वाला बृहस्पति वाले में चला गया, जिसके बुध वाले गुण हैं ये, और वो मकान नंबर 3 में चला गया, उसके साथ बहुत दिक्कतें आई। तो ये बड़ा ध्यान रखने वाली बात है। तो आगे चल करके मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरीके से आपको ये सारे के सारे नंबर याद करने हैं। ये याद रखें।